स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। जम्मू कश्मीर में किसी भी मौके पर सबसे बड़ा अगर कोई कंसर्न होता है तो वो होता है दहशतगर्दी और दहशतगर्दी से निपटने को लेकर के कोशिशें। लेकिन दहशतगर्दी जिस तरह से लगातार हमारे सुरक्षा एजेंसियां उनका मुकाबला करती हैं, हमारे बॉर्डर पुलिस फोर्स, हमारे CRPF जवान उनसे दो हाथ करते हैं, इन सब के बावजूद और अक्सर मुंह की खाने के बावजूद, अक्सर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है उनमें अपनी जानें गंवाने के बावजूद दहशतगर्दी का जो नासूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। और इसीलिए एक बार फिर LG मनोज सिन्हा ने यह साफ ऐलान किया है कि जो आतंक और आतंकवाद की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उन्हें मुकम्मल सफाया करने तक ये मुहिम जारी रहेगी। आज इस पर हम चर्चा करेंगे दरअसल कि इसमें कितनी कामयाबी मिल चुकी है और कितनी अभी बाकी है और क्या कुछ करना होगा। अगर LG मनोज सिन्हा ये बात कह रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, ये कितना कड़ा पैगाम है आतंकियों को, उनके आकाओं को या सरहद पार तक पहुंच बैठे उनके जो कायद है उनको। इस पर आज हम करेंगे चर्चा। आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। जो न्याय को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने कर्मों में परिभाषित करती है। आतंकवाद और उससे जुड़े तंत्र के लिए अब जम्मू कश्मीर में कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। तो आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने अपने संकल्प का, दृढ़ निश्चय का, ये उनका ही निश्चय नहीं है बल्कि ये तमाम भारतीयों का है और सुरक्षा में तैनात तमाम सुरक्षा बलों का है, चाहे वो देश के किसी भी राज्य से आते हों। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज, बॉर्डर पर तैनात जवान और साथ ही साथ LG मनोज सिन्हा लगातार जिस तरह से उनका हौसला बढ़ाते हैं या फिर जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है वो जिस तरह से इसको लेकर के अपनी बातें करती हैं, तो इससे साफ तौर से जाहिर है कि जितने भी चाहे वो कोशिशें कर लें लेकिन वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं होगा। और लगातार इसीलिए आप देखिए कि जो आतंक से जुड़ी घटनाएं हालांकि हो रही हैं, कुछ कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन अब उसका एंड इस तरह से हो रहा है कि आतंकी घटनाओं में शामिल जो दहशतगर्द हैं वो एलिमिनेट किए जा रहे हैं, उनका सफाया किया जा रहा है, वो मारे जा रहे हैं, उन्हें अपनी जानें गंवानी पड़ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम है और इसीलिए ये मुमकिन हो पाया है कि जो टूरिस्ट हैं, चाहे वो देश के किसी राज्य से आते हों या फॉरेनर टूरिस्ट हों, उनमें भी एक विश्वास बना है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है वो अब कमजोर ही नहीं बल्कि बहुत कमजोर हो चुका है। इसलिए वो भी इस बात की हिम्मत कर पाते हैं कि वो वादी के अलग अलग मराकज़ में जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वहाँ पहुँचते हैं और वो अपनी उनकी एक उम्मीद होती है, एक ख्वाहिश होती है। ख़ासतौर से आप देखिए इस बार भी जो वहाँ पर बर्फबारी हुई उसका नज़ारा देखने के लिए काफ़ी लोग थे। लेकिन ये एक पैगाम है चूँकि इससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद जो है और उसका ये जो अभी चेहरा है वो पूरी तरह से अभी मध्यम नहीं पड़ा है और वो अभी भी एक बड़ी चुनौती के रूप में शामिल है, सामने है। इसलिए इस बात को दोहराया जा रहा है और ख़ुद अभी ये जो बात कह रहे हैं LG मनोज सिन्हा साहब कि मुकम्मल खात्मे तक ये जंग जो है वो जारी रहेगी, ये मुहिम जारी रहेगी। तो इस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। वजाहत फारूक भट्ट, चेयरमैन सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन, ये हमारे साथ पैनल में होंगे। सैयद तजम्मुल, स्पोक्स पर्सन PDP, ये हमारे साथ पैनल में होंगे चर्चा के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ देर में हमारे साथ तेलोफर मसूद भी होंगी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं। आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत शुक्रिया। और अच्छा, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं तजम्मुल साहब, मुझे ये बताएं कि अगर LG मनोज सिन्हा साहब ये बात कह रहे हैं कि जब तक खात्मा नहीं हो जाता आतंकवाद का तब तक ये जो मुहिम जारी रहेगी, इससे एक चीज़ तो जाहिर हो गई है कि लगातार एक तरफ जहां मुहिम जारी है और आतंकवाद के खिलाफ कड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कि ये अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी एक चुनौती के तौर पर सामने है। तो उनके इस बयान को अब किस तरह से देखा जाए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, न्यूज़ 18 का और हमारे को पैनलिस्ट का। देखिए जम्मू कश्मीर पीछे मुझे लगा 27-28 वर्षों के दौरान जो हालात बने रहे और उसके बाद काफ़ी उतार चढ़ाव हमने देखे।
जी। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जो कल से ये मार्केट में अब ये चर्चा है कि जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला था उनको मिलना चाहे, और जो फैमिलीज किसी भी तरह के तशद्दुद का शिकार हुए उन्हें वक्त आ चुका है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। यकीनन एक बहुत ही गहरी सोच के साथ हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना होगा कि जम्मू कश्मीर में बंदूक के दहाने जो थे वो हर तरफ से खोले गए थे और इसमें विक्टिम जो था वो एक ही तरफ का नहीं था। हमारे पास जम्मू कश्मीर में कितने लोग हैं जो एलओसी पर रहते हैं, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास रहते हैं, जिन्हें गोलाबारी से काफी नुकसान हुआ, उनके कंपनसेशन, एक्स ग्रेशिया और उसके बाद ये रिलीफ जो है ये मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ जब आप इसको सिलेक्टिव हो जाते हैं एक ही तबके में कि एक मिलिटेंट की बंदूक से कोई शहरी जो है उसको नुकसान पहुंचा, उसको जख्म पहुंचा और उसके बाद उसका कंपनसेशन हम बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन यकीनन जब आप एक्स ग्रेशिया और नौकरी की सूरत में उसके फैमिली को थोड़ा सा तहफ्फुज बख्शने की कोशिश करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर में कितने ही नेचुरल क्लाइमेट से कितने ही लोगों की जिंदगियां गई, कितने ही लोग क्रॉस फायरिंग में मारे गए, कितने ही लोग जिनके दुकानें चल रही थी, कारोबार चल रहे थे, ऑटो रिक्शा चल रहे थे, जिनको खुद पता नहीं गोली किसने चलाई, कहां से चली। और जम्मू कश्मीर में वास्तव आपको याद होगा कि एक नामालूम बंदूक बरदार एक फ्रेज है जो काफी वक्त तक जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि गोलियां चली, कौन शख्स मरा, क्यों मरा, उसको खुद पता नहीं था। उनका भी सर्वे होना चाहिए, ये सिलेक्टिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक तरफ ही नुकसान हुआ। देखिए जिंदगियां जो है वो तमाम लोगों की जो है और मुश्किल दौर से गुजरी हैं और गुज़श्ता 27, 28, 29 बरसों का जब हम देखते हैं तो कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर की सरजमीन से दूसरी जगह कूच करना पड़ा, मजबूरियां रही। उसी तरह से उस मुआवजे की तरफ भी देखना होगा। लेकिन ऑल ऑफ सडन ये पहली बार नहीं हुआ। जिस वक्त SRO 143 लाया गया था जम्मू कश्मीर में, उस वक्त ये था कि दौरान मुलाजमत भी अगर एक शख्स की मौत वाकया हो जाती है जो किसी भी पुरतशद्दुद वाकयात में मुलविस हो ना हो, लेकिन एक आम सीधा साधा शख्स जो है अगर उसको आप दौरानी मौत उसके बाद उनके कंपनसेशन में SRO 143 को दोबारा रिलीव करते हैं ताकि उसके नेक्स्ट जो जनरेशन में, चाहे वो उसके बच्चे हों, उसकी अहलिया हों, उसके रिश्तेदार हों, उसको रोजगार मिले। और साथ ही साथ जब आप जम्मू कश्मीर में इस SRO की बात करते हैं, यकीनन एक बहुत ही हौसला अफजा बात है, लेकिन हौसला अफजाई के पीछे कोई, क्योंकि ये सारे मुल्क के शहरी हैं, चाहे वो किसी भी तरह की गोली का निशाना बना हो, और सारे शहरियों के हकूक जो हैं वो वजीर आजम और वजीर दाखिला के पास मुझे लगता है महफूज हैं। यकीनन एक बड़ी बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते कहीं ऐसा ना हो इसको सिलेक्टिव हो जाए और एक ही तरफ की सोच पनपने लगे कि एक तरफ का बंदूक सही था, दूसरी तरफ का गलत था। मुझे लगता है जिसकी जिंदगी भी मुझे लगता है कि बगैर कजा के चली गई, जिसको मौत के घाट उतारा गया, जो यकीनन जम्मू कश्मीर में रहना चाहता था, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के लोगों से उठना बैठना चाहता था, सबको अपना हक मिलना चाहे। और ये सिलेक्टिव नहीं बल्कि आम लोगों के लिए जो भी लोग गुज़श्ता 30 वर्षों के दौरान किसी भी गोली का निशाना बने हों। ठीक है, हमारे साथ नीलूफर मसूद साहबा भी जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत इस्तकबाल है, और विक्रम मल्होत्रा जी भी हैं। विक्रम जी आपका भी बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। विक्रम जी एक बार फिर एलजी मनोज सिन्हा ने बहुत स्पष्ट और बहुत सख्त संदेश दिया है, और मौका था, जाहिर है कि जो आतंकवाद की जो उससे मुतासरीन हैं उनके जख्मों पर मरहम रखने का। लेकिन जो अभी तजम्मुल साहब कह रहे थे, आपने सुना होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दो प्रश्न यहां पर उठता है कि एक कि बंदूक की गोली का शिकार जो लोग हैं उनमें भेदभाव ना किया जाए और उन तमाम लोगों को मदद पहुंचे, सरकारी सहायता पहुंचे। दूसरा कि उनके इस बयान से कि आतंकवाद के समूल नाश तक, तो इसका मतलब क्या है कि आतंकवाद कहीं ना कहीं अभी भी एक बड़ी चुनौती है। देखिए वसाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और मेरे को पैनलिस्ट को भी आदाब, नमस्कार, और सारे जो दर्शक आपके ये कार्यक्रम देख रहे हैं जी। देखिए ये नए जम्मू कश्मीर की कहानी है, ये वो पुराना जम्मू कश्मीर की कहानी नहीं है जिसमें कि आप देखते थे कि जब भी एक मिलिटेंट क्रॉस फायरिंग में मारा जाता था तो महबूबा जी सबसे पहले उसके घर पहुंचती थी। ये वो जम्मू कश्मीर की कहानी नहीं है कि जहां मिलिटेंट्स के परिवारों को ढूंढ ढूंढ के, जो पाकिस्तान में बैठे थे, उनके परिवारों को यहाँ जम्मू कश्मीर में नौकरियां दी जाती थी। ये नए जम्मू कश्मीर की कहानी है जहां जिन लोगों ने शहादत दी अपने देश के लिए, जो देश के लिए मारे गए लोग, जिनको आतंकवादियों की गोलियों का सामना करना पड़ा, आज उनके परिवारों को सम्मान दिया जा रहा है, आज उनके परिवारों को रोजी रोटी दी जा रही है। तो ये बात जो सिलेक्टिव की बात ये करते हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मैं बहुत हैरान हूं। पिछले दिनों पाकिस्तान ने एक क्लस्टर बॉम्ब
अफगानिस्तान में गिराया, जिसमें 400 बेगुनाह लोग जो उस हॉस्पिटल में डी एडिक्शन सेंटर में थे मारे गए। और आप यकीन कीजिए वसाल साहब, आप देखिए किसी भी कश्मीरी लीडर की एक ट्वीट कि जिसने उसकी मजम्मत की हो, वो सिलेक्टिव है। जो ये आज बात कर रहे हैं कि सिलेक्टिव ना हो, क्या वो 400 लोग मुसलमान नहीं थे? क्या चार वो लोग बेगुनाह नहीं थे जिनके ऊपर बस क्योंकि उसमें पाकिस्तान शामिल था उसकी मजम्मत करना इनको भारी पड़ता? तो ये एक सिलेक्टिव जो अप्रोच है, जो सिलेक्टिव जो गाजा में मारे गए वो मुसलमान हम मारते, ठीक है, नहीं मारे जाने चाहिए, बुरी बात है। नीलोफर साहब और तजम्मुल साहब, आप दोनों से इसका जवाब लूंगा मैं इस पॉइंट पे, आप जवाब अफगानिस्तान में 400 रमजान में मुसलमान मारे गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए जिसने उसकी मजम्मत की हो। कल एक 20 मिनट 20 सेकंड का वो इन्होंने इल्तिजा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया, अपना वीडियो जारी किया, जिक्र तक नहीं किया अफगानिस्तान में मारे गए 400 मुसलमान जो एक ही बम से मारे गए थे। तो ये सिलेक्टिव है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब जो है ये सिलेक्टिव नहीं होगा, ये खुद सिलेक्टिव बनाते हैं उसको। वो भी तो बेकसूर थे, जैसे ईरान की दर्द है, सबको दर्द है, हमको भी दर्द है, पर वो दर्द अफगानिस्तान में नजर क्यों नहीं आया? क्योंकि वो पाकिस्तान ने किया था, क्योंकि वो तालिबान के खिलाफ था, क्योंकि तालिबान आज हिंदुस्तान का के करीब नजर आ रहा है। तो ये सिलेक्टिव जो अप्रोच रही पॉलिटिकल पार्टीज की कश्मीर में, वो जो इकोसिस्टम था उसको तोड़ने की जरूरत थी, और वो टूटा इन 370 टूटने से। और आज उसका नतीजा ये है कि यहाँ आपको एक जो शहीदों के परिवार है उनको सम्मान दिया जा रहा है, और आगे भी दिया जाएगा। और आप आगे भी देखेंगे जो कुछ ऐसे कदम सरकार उठाने जा रही है, जहां जिन लोगों ने इस देश के लिए जान दी उनको सम्मान दिया जाएगा। जी विक्रम साहब, तो ये अभी आपने सुना। देखिए दो चीजें हैं विक्रम जी, लेकिन मेरा एक सवाल था, मेरे सवाल में दो सवाल थे। दूसरा सवाल ये था कि अगर आतंकवाद का समूल नाश होने तक ये जहां जुड़ जाता है, इसका मतलब है कि अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है, या छोटी है वो चुनौती? बिल्कुल है। देखिए बड़ी चुनौती, कैसी चुनौतियां, तो जब तक पाकिस्तान में एक टेरर, आपने कल देखा जो वहां पे उनके पाकिस्तान आर्मी ने ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हाफिज सईद के बेटे को, उसने वहां पे हिंदुस्तान के खिलाफ जो आग उगली। कल बशीर जो फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हम पे अटैक करेगा तो वील अटैक इंडिया। तो जब इतना हॉस्टाइल नेबर है पाकिस्तान के, इतने सीनियर लीडर जो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको यहाँ बैठे लोगों को शय मिलती है, और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे इसके खिलाफ। जी बिल्कुल। मैं एक छोटा सा रिएक्शन, तजम्मुल एक छोटा सा रिएक्शन आप दे पहले, क्योंकि आप पर ये सवाल उठे हैं, और फिर उसके बाद हम नीलोफर साहब आपके पास आ रहे हैं। जी तजम्मुल साहब, क्यों पाकिस्तान ने अगर मारा 400 लोगों को अफगानिस्तान, तो क्यों नहीं किया आपकी पार्टी ने, क्यों नहीं आवाज उठाई? तजम्मुल साहब ये सवाल पूछ रहे हैं विक्रम जी। अफगानिस्तान और जिस वक्त अफगानिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात करते हैं, इसमें काफी उतार चढ़ाव आए। अगर आपको याद होगा कि 1989 के बाद इसमें काफी फॉरेन पॉलिसी में तब्दीलियां आई। किसी वक्त में भारत ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था, उसके बाद तालिबान रिजीम आया, उसके बाद पाकिस्तान के वो ड्रोन अटैक्स वगैरह देखने को मिले। लेकिन अगर आप पूरा मुशाहिदा करेंगे महबूबा मुफ्ती साहिबा, इल्तिजा मुफ्ती साहिबा, वहीद साहब और पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, तो शायद आपको ये शिकवा नहीं रहेगा। टेररिज्म का कोई भी रिलीजन, कोई भी टेरिटरी नहीं होती है। चलिए तो ठीक है, मैं आपको अभी अगली बार आपके पास आता हूं, तब तक आप ट्वीट निकाल करके अपने मोबाइल पे दिखा दीजिएगा, इस वक्त लाइन ऑनलाइन दिखा दीजिएगा, ठीक है? अभी मैं आता हूं आपके पास। जी नीलोफर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, जी बताएं। विशाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने के लिए। हमारे यहाँ को पैनलिस्ट है, सबको सलाम मेरा और आदाब। देखिए मौजूदा हालात की तरफ अगर आप देखेंगे, ग्लोबली हालात दिन ब दिन चेंज हो रहे हैं। जहां तक हम एक साइड से ईरान पर अटैक देख रहे हैं, या ईरान वापसी में अपने डिफेंस में वो अटैक कर रहा है, उसमें एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने का खदशा भी लग रहा है आगे, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से हालात जो दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हैं। उसी जमीन में अगर आप देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में, अभी आपने कहा कि शायद कोई कंसर्न नहीं दिखाया गया। अगर आप उमर अब्दुल्ला साहब के स्टेटमेंट्स या उनकी ट्वीट्स भी देख लेंगे, उन्होंने कंसर्न दिखाया हुआ, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्रीज है। जब नेबरिंग कंट्रीज में शांति नहीं होगी तो उसका इफेक्ट जो है डायरेक्टली हमारे पर भी पड़ता है, क्योंकि हमने टेररिज्म को देखा है, हमने टेररिज्म से हम जूझे हुए हैं, इसी में पले हैं और बड़े हैं। तो हम समझते हैं कि इस टेररिज्म का कोई एक रिलीजन भी नहीं है, और इसका कितना बुरा इफेक्ट यहाँ के लोगों पर पड़ता है, जिनको इन
बातों का वैसे तो आज हमारा मौजू अलग है। हमारा मौजू आज ये है कि अगर एलजी मनोज सिन्हा साहब ये कह रहे हैं कि हमें आतंकवाद को खत्म करने तक की मुहिम जारी रखना है, साथ ही साथ वो जख्मों पर मरहम रखे जा रहे हैं लगातार, तो पीडीपी के जो तर्जुमान है उनका ये कहना था कि बंदूक की गोली किसी को देख कर नहीं चलती, तो आप इस मरहम रखने के इस कोशिश में आप भेदभाव ना करें। विक्रम जी ने सवाल ये उठा दिया कि भाई जब वहां मुसलमान नहीं मारे गए, क्या 400 मुसलमान मारे गए, कितने ट्वीट आए, कितने बयान आए आपकी पार्टी की तरफ से जब पाकिस्तान ने किया? तो चूंकि बयान इसे नहीं आ रहा चूंकि पाकिस्तान ने हमला किया था। सवाल ये है यहाँ पर। मैं आपके दूसरे पॉइंट की तरफ आ रही हूँ जो हमारा असल डिबेट आज है। अगर हम इससे पहले भी देखें कि रिहेबिलिटेशन की जो स्कीमें, चाहे वो SRO 43 के तहत या SRO 143 के तहत जो थी, हाँ। उसमें भी एक वाइडर कोशिश की। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी या 90s में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ के CM थे, तो उन्होंने उसको एक वाइडर पैमाने पर कोशिश की उसको इम्प्लीमेंट कराने की। उतना ही नहीं, एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो था उसको भी उन्होंने बढ़ाया। हम इस चीज के बिल्कुल कतई खिलाफ नहीं है कि अगर कोई विक्टिम है जो शिकार हो गया है टेररिस्ट का या टेररिज्म का शिकार हो गया है, उसको रिलीफ आप मत दीजिए। बिल्कुल उनको बहुत अच्छी बात है। एक वो रिलीफ की जो स्टार्ट हुई थी 1990 में, अगर उनको रिलीफ दिया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा एक कंसर्न ये है, चूंकि अकाउंटेबिलिटी भी देखनी है, हर कोई चीज देखनी है, जहां पर ऑलरेडी एक इलेक्टेड सरकार होती है, इलेक्टेड सरकार के ये काम या उनके अपने हद इख्तियार होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर हमारा ये चीज है जहां पर आप सिलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये सारी चीजें करा रहे हैं। नीलोफर साहबा, मेरा सवाल ये है कि किसी ने आपके हाथ तो बांध नहीं दिए ना, सरकार के हाथ किसी ने बांध दिए क्या? सरकार को किसी ने कोई वेलफेयर स्कीम चलाने से या ऐसे स्टेप उठाने से रोका क्या? अच्छा है कि वो भी करें, आप भी कीजिए। विशाल साहब, ये पैरेलल चीजें नहीं है ना, पैरेलल चीजें नहीं है। अपना अपना जुरिस्डिक्शन हर किसी के पास है, डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है। मुख्यमंत्री के पास ये अभी इख्तियार नहीं रह गया है कि वो किसी की मदद कर दे, किसी आतंकवाद पीड़ित या दहशतगर्दी से मुतासरा किसी खानदान की मदद कर दे? आप मुझे बोलने दे दीजिए। देखिए, यू कैन नॉट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। जो मैं कहना चाहती हूँ, आई जस्ट वांट टू पुट दोस थिंग्स बिफोर दिस। प्लीज गो अहेड। सिंपली यही चीज है कि बहुत अच्छी बात है, रिलीफ दिया जा रहा है। 1990s से भी ये स्टार्ट हो गया। अगर उसको और एक्सपैंड और आइडेंटिफाई करके किया जा रहा है, गवर्नमेंट उस चीज के खिलाफ नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके थ्रू क्यों नहीं हो, कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए कि आपने ये चीज एक को ही करनी है। उसका लेकिन नीलोफर साहब, देखिए आपके पास से एक सवाल मेरे यहाँ पर जहन में आ रहा है कि उसके लिए क्या कोशिश की गवर्नमेंट? ये चाहती है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ से हो, तो उसके लिए क्या कोशिश की आपकी सरकार ने? देख, कोशिश क्या करनी है इसमें, हमें क्या कोशिश करनी है? अरे तो आप फिर कीजिए, हमें क्या कोशिश करनी? क्या यहाँ पर SRO 43 को मजबूत नहीं किया गया? 143 SRO को यहाँ पर मजबूत नहीं किया गया? क्या एक्स ग्रेशिया रिलीफ जब उमर साहब की सरकार थी या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, आप देख लीजिए। आज तो आप एक सेकंड में गूगल कर सकते हैं। क्या उन्होंने एक्स ग्रेशिया नहीं यहाँ पर बढ़ाया? क्या उन्होंने कोशिश नहीं की कि लार्जर पैमाने पर? लेकिन सवाल ये है कि चाहे आपकी सरकार, चाहे पीडीपी की सरकार रही हो, महबूबा मुफ्ती भी रही है वजीर आला, चाहे कोई भी दूसरे रूल रहे हो, लेकिन एक मिनट लेट मी स्पीक। अभी भी अगर उनको मदद दी जा रही है तो ये क्यों महरूम रह गए थे? ये महरूम क्यों रह गए थे कि इनको अब मदद दी जा रही है? सवाल ये है, महरूम तो रह गए थे ना ये। देखिए, आप खुद जानते हैं कि जो तादाद है ये कोई कम नहीं है। तो अच्छा है, फिर अच्छा है कि हर तरह से दोनों तरफ से मिले। सीएम की जो अपना इंतजाम है और सरकार वो भी मदद कर दे, गवर्नर के इंतजाम है सरकार वो भी मदद कर दे। वेरी गुड। तादाद कम नहीं हो रही है, तादाद कम नहीं हो रही है, दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही है। आप खुद जानते हैं कि जो लिस्ट ऑलरेडी एक है वो एग्जॉस्ट नहीं हो रहा, अभी दूसरा लिस्ट हमारे पास आया होता है। 370 के हटाने के बाद भी हमने टेररिस्ट की जो एक्टिविटीज है वो देखी, उसमें हमने बेगुनाह बहते हुए यहाँ पर देखा। हमने देखा कि किस तरीके से नियतों पर यहाँ पर तो एलजी साहब की इस कोशिश से नीलोफर साहबा या नेशनल कॉन्फ्रेंस खुश है या नाराज है? सीधा सवाल। नहीं, अगर आप मेरे वर्ड सुन लेंगे, मैंने बोला ये बहुत अच्छी बात है। अगर विक्टिम्स को देखकर ये कहा जाता है या ये रिलीफ दिया जाता तो दिस इज वेरी गुड स्टेप, वेलकम स्टेप है। हर किसी पार्टी, हर कोई इसको वेलकम करता है। बट द थिंग इज, वंस यू हैव अ गवर्नर, यू हैव अ इलेक्टेड गवर्नमेंट, उनका रोल क्या है? व्हाट इज देयर रोल? ठीक है, ये देखिए, ये तो देखिए, मुझे वही लग रहा है कि एक है ना शेर के ये बजने में है, यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। तो बिना हाथ में उठा लेना है, आपको आगे बढ़ जाना है, आपको मदद कर देनी है।
व्हाई टू वेट कि वो कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे, वो उनको क्यों दे रहे हैं? देखिए, हमारी ये कभी मंशा नहीं रही है अगर कोई काम करता है हम अननेसेसरी उसके बीच में आकर इंटरफेयर करें। ओके, लेकिन ये है हर किसी को अपना लिमिट पता होना चाहिए। हम अगर गवर्नेंस कर रहे हैं, हमें किस हद तक जाना है, किस गवर्नेंस के आगे, किसको आगे से बढ़ना है। It means someone is crossing the limit. That is meant so? Yes, obviously. Where are the business rules? This is not discretionary power. This is not your discretionary power. आपको कौन सा discretionary power है ये? विक्रम साहब, would you like to say something? विक्रम मल्होत्रा जी, देखिए, ये दिस इज मियर फ्रस्ट्रेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी। Frustration. This is not frustration. You clarify your business rules. Where are your business rules? Where are your business rules? This is not a frustration. Please be patient. This frustration is on your part because you are crossing the line. प्लीज बी पेशेंट। नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप ये पूछिए कि कितने आंकड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है जो पहले 6 साल सरकार उमर अब्दुल्ला साहब ने चलाई, कितने विक्टिम्स को उन्होंने, जो टेररिस्ट के हाथों मारे गए थे, जो मिलिटेंट्स के हाथों मारे गए थे, जो फॉरेन मिलिटेंट्स के हाथों मारे गए थे, उनको कितनों को नौकरी दी? एक को भी नहीं दी। ये प्रचलन जो है, ऐसा की बात आपको दे दूंगी। ये एक आंकड़ा दीजिए, आप एक आंकड़ा दीजिए। आप ये प्रचलन तो 2019 के बाद शुरू हुआ है और मिलिटेंट्स की फैमिली, मिलिटेंट्स ने जिनको मारा है उनकी फैमिली को ऑनर करने का, अगर कोई सरकारी मुलाजिम होगा उसको एसआरओ के तहत आपने नौकरी दे दी होगी, वो अलग बात है। पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2019 के बाद आप बोलते थे, जस्ट वन एग्जांपल, आप बोलते थे नेपाल से उनकी फैमिली को वापस। विक्रम जी एक एग्जांपल देना चाहती हैं? आपके सवाल का जवाब लेट अस स्पीक। जी नुलफर साहब बोलिए। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। जब पहलगाम टेररिस्टों ने अटैक किया, आप खुद जानते हैं, वहां पर आदिल, सजाद और कुछ लड़के थे, उनको जो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है उन्होंने उनको प्रॉमिस किया दैट विल प्रोवाइड यू द जॉब। नेक्स्ट डे आपने देखा कि किस तरीके से जॉब तो अनाउंस हो गया, लेकिन दरक्षा इंद्राबी जी आ जाती है और उनको चिट्ठी थमा देती है आप अपॉइंटमेंट की। इज दिस नॉट द ट्रांसग्रेशन कि आप उस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं? आप लाइन क्रॉस नहीं कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि आप आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई तो लोग ऑलरेडी हैं। ओके, ऑलरेडी आइडेंटिफाई। कुछ जो आइडेंटिफाई नहीं थे, हमारे साथ यहाँ पर वजाहत बैठा हुआ है, उस बेचारे ने, उसकी टीम ने उनको आइडेंटिफाई किया है। चली जाती थी जहाँ मिलिटेंट मारा जाता था, आपके लोग उनके फ्यूनरल्स में शामिल होते थे। हमारे लोग कभी नहीं गए हैं। We have never crossed the line. मुफ्ती 5 मिनट का भाषण देती है कि हमको ईद बड़े, आप नीलोफर साहबा से बात कर रहे हैं और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान है, तो हमें उनसे उसी पर बात करिए। वजाहत फारूक भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप हमें इजाजत दें तो मैं उनके पास जाता हूं, हालांकि वो थोड़ा देर से जुड़ पाए हमारे साथ। वजाहत फारूक भट्ट आपके बारे में बता दें, वो चेयरमैन है सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के। वजाहत में आपके पास आना चाहता हूं, क्या कहना चाहेंगे आप? एलजी मनोज सिन्हा साहब ये जो जख्मों पे मरहम रख रहे हैं, इस पर पीडीपी का सवाल ये है कि बंदूक की गोली जो है वो देख के नहीं लगती कि किस पे लगने जा रही है, तो इसलिए इसमें किसी तरह का कोई फर्क नहीं किया जाना चाहिए कि किसको मरहम लगाना है किसको नहीं लगाना है। तो ये सवाल पीडीपी उठा रही है। दूसरा ये कि वो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि आतंकवाद के मुकम्मल खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। इसका मतलब आतंकवाद, दहशतगर्द आज भी कहीं ना कहीं दहशतगर्द एक बड़ी चुनौती है। वजाहत। थैंक यू सो मच। एम आई ऑडिबल सर? जी बोले। तो सर पहली बात यह है कि दैट फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स वी हैव सीन दैट कि 14,000 पीपल जो कश्मीर के जो सिविलियन लोगों को जो टेरर अटैक्स में मारे गए हैं, जो कि असल में जो कश्मीर के जो शोहदा है, जो हकीकी शोहदा है, वो ये 14,000 लोग हैं जो टेररिस्ट पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म की वजह से उन्होंने अपनी जानें गंवाई है। नंबर 2 सर, रिगार्डिंग दिस, when we are talking about rehabilitation of terror victims, indeed this is the first time जो कि कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जहां पे टेरर विक्टिम्स को न सिर्फ रिहेबिलिटेट किया गया बल्कि उनकी डिग्निटी वापस आई है। न कि डिग्निटी बल्कि उनको जस्टिस मिला, बल्कि उनको सबसे बड़ी बात यह है कि सर की सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो कभी वो फील नहीं कर पा रहे कि वो अपना दर्द जो उन्होंने सहा है वो किसी के सामने वो दिखाए, वो बताए, उन्होंने कभी वो फील नहीं किया। तो पहली बार अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी कि पहली बार कश्मीर के जो टेरर विक्टिम्स है, जो कश्मीर के जो हकीकी शोहदा है, उनको इज्जत, उनको डिग्निटी, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील कराने का जो श्रेय जाता, मैं समझता हूं कि वो पहली बार 2019 के बाद पहली बार हुआ। सर नंबर 1। नंबर 2 यह है कि सर वी हैव सीन दैट
कि यहाँ पे जो टेरर विक्टिम्स है, जो मारने वाले जो दहशतगर्द लोग हैं, हमने उनके जिनाजे में उनके तराने सुने हैं, उनको सेलिब्रेशन ऑफ फ्यूनरल्स देखा है कश्मीर में। हमने ये देखा कि जो सेपरेटिस्ट चलाने वाले जो लोग थे उनको सेलिब्रेट करते हुए देखा है। हमने आइडिया ऑफ पाकिस्तान, आइडिया ऑफ टेररिज्म, जैश ए मोहम्मद, जितने भी जो टेरर ग्रुप्स है उनको सेलिब्रेट करते हुए देखा है यहाँ पे। बट व्हेन इट कम्स टू टेरर विक्टिम्स, जिसने अपनी जान इस मुल्क की खातिर दी है, हमने कभी नहीं उसके बारे में देखा कि कोई इसको कंपनसेट कर रहा है, रिहेबिलिटेट कर रहा है। और सर, इन 14,000 लोग में बहुत सारे ऐसे भी टेरर विक्टिम्स है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स भी थे, जो पीडीपी के वर्कर्स भी थे, बट आज तक जब उनसे बात करते हैं, उनसे उनकी टेस्टिमनीज लेते हैं, सो दे आर क्लेमिंग दैट उनके पास आज तक, डिस्पाइट हैविंग affiliation with these political parties from last 3 decades, कोई इनके पास नहीं आया। एंड आज के टाइम पे they are openly saying for ऑनरेबल एलजी, जो उनके लिए वो एलजी हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, बल्कि वो मसीहा बनकर उनके लिए आए। सो मैं समझता हूं कि जो हमारे जो पैनलिस्ट है, दे शुड अवेयर अबाउट दिस, इनफैक्ट दे शुड इंटरेक्ट विद दीस टेरर विक्टिम फैमिलीज। सो चलिए, ये तो कम से कम कोई ना कहे कि बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते मदद मिली है, लेकिन न जाने कब क्या हुआ, कब मदद मिल रही है, कब क्या हो रहा है। लेकिन जैसे भी हो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और नथिंग में नहीं है, सबके अपने अपने दावे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना दावा है, पीडीपी का अपना दावा है, बीजेपी का अपना दावा है। बहरहाल, तो ये कुल मिलाकर मामला ये है कि दहशतगर्द से या दहशतगर्दी से फायदा नहीं है, नुकसान हो रहा है। और जो कोई भी ऐसे विक्टिम फैमिली है, उन तक मदद पहुंचनी चाहिए। कुछ एतराजात है कि वो क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करें। सब लोग करें, आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया नीलोफर साहब आपका, विक्रम जी आपका भी शुक्रिया, वजाहत आप भी बहुत हम मशकूर हैं, आप जुड़े, थोड़ा देर से आप जुड़ पाए, लेकिन और तजम्मुल साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो न्यूज़ 18 JKL इस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 JKL के साथ, हमें दे इजाजत। जो न्याय को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने कर्मों में परिभाषित करती है। आतंकवाद और उससे जुड़े तंत्र के लिए अब जम्मू कश्मीर में कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है।